Hello student, welcome to Unacademy. So this is the video to get how to get 60 plus marks in GATE in 1 month. This is the video which is guided by me. I have got All India rank 8 in GATE 2021 in electrical engineering. Okay. So little bit about myself. मेरा नाम हेमंत जिंदल है. मेरी गेट 2021 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 8 है. मेरी गेट 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 132 थी. ठीक है. और मैंने मास्टर करा है फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है. इस चैनल के लिंक को आप ज्वाइन करो. इस चैनल को ज्वाइन करो क्योंकि इसमें आपको हर तरीके के मटेरियल मिलेगा गेट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड. और आपको जो भी डाउट्स हैं आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो सब आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं. आप मेरे से भी यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो. मैं भी आपके डाउट्स का आंसर कर सकता हूँ. तो इस चैनल को लिंक को जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल के लिंक को. अब थोड़ा बहुत अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं हम. अनअकैडमी में दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है. एक है आइकॉनिक और एक है प्लस. अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा. उसमें हमें लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, टाइम पे शुरू होंगे टाइम पे खत्म होंगे कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. एक वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, किसी भी टीचर को देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रिकल डोमेन गेट ईएससी की डोमेन में है. रैंक इंप्रूवमेंट बैच चलते रहेंगे बीच बीच में और क्रैश कोर्सेज रहेंगे जिसमें फास्ट पेस तरीके से कोर्स को खत्म किया जाएगा. तो ये सब चीजें तो हुई प्लस सब्सक्रिप्शन की बात. तो प्लस अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें ये सब चीजें मिलेगी. लेकिन अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो जो प्लस में चीजें हैं उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे. वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक पर्सनल कोच मिलेगा जो हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएगा, 1-to-1 गाइडेंस देगा. आप उस पर्सनल कोच से बात कर सकते हो, अपनी क्वेरी उसको बता सकते हो कि और वो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से गेट में अच्छी रैंक लाई जा सकती है. जो भी पर्सनल कोच होंगे वो इटसेल्फ उनकी अच्छी रैंक होगी गेट के अंदर, सो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे. नेक्स्ट थिंग, जो आपका पर्सनल कोच होगा वो आपके लिए स्टडी प्लानर प्रिपेयर करेगा. बीच बीच में स्टडी बूस्टर सेशन हुआ करेंगे. ठीक है. जो रेगुलर वर्कशॉप होंगी, इसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी उसमें. पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगी. पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगी. आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स होंगे. तो जो भी आपके टेक्निकल डाउट्स हैं वो डाउट को आप पोर्टल पे पोस्ट कर कर आप वो डाउट को क्लियर कर सकते हो. तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके थ्रू आपको विद इन 24 आवर आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. अब प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्लान का जो प्राइजेस रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है. जो प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान है वो 3, 6, 12, 18, 24 मंथ इस ब्रैकेट में हमारे पास अवेलेबल है. तो जो भी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ये 12 मंथ का प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं. जो भी थर्ड ईयर या उससे पहले सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं. अब जिन भी लोगों को थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है, जो ज्यादातर लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो वो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान पे जा सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ इस ब्रैकेट में अवेलेबल है. अब ये दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान जब भी आप लोगे तो आपको जिंदल 10 कोड यूज करना है. कौन सा कोड यूज करना है? जिंदल 10. इससे क्या होगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप अंडर माई गाइडेंस आ जाओगे. अंडर माई गाइडेंस आ जाओगे. अब जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करता है, जो भी आइकॉनिक चूज करेगा, उसको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट और एलएमपी. इसके थ्रू आपको जो भी पर्सनल कोच मिलेगा या फिर जो डिफरेंट कोचेस हैं आप उनसे 1-to-1 बात कर सकते हो. ठीक है. आप उनको बुक कर सकते हो और आप उनको 1-to-1 बात कर सकते हो. बुक करने की अवधि जो रहेगी वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट. तो इस तरीके से आप उसको 30 मिनट तक अपनी क्वेरी को, और बैक टू बैक सेशन भी आप ले सकते हो. तो आप उनसे पर्सनल टॉक कर सकते हो और आप 1-to-1 क्वेरी को अपना रिजॉल्व कर सकते हो. अगेन आपको जिंदल 10 कोड यूज करना है. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो ये प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा प्रोडक्ट है. इसके थ्रू आप रियल टाइम पे उनसे बात कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज स्पेशल क्लास. जो स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रहेगी, लर्निंग ऐप पर, ये सारी की सारी क्लासेस फ्री रहेंगी. फ्री रहेंगी. ठीक है.
अब स्पेशल क्लासेस के जो फीचर्स हैं वो कैसे होंगे कि वो स्पेशल क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी और इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, यानी आप उसमें चैट के थ्रू उस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव रियल टाइम में रिजॉल्व कर सकते हो। उस स्पेशल क्लासेस में, हर तरीके की स्पेशल क्लासेस में पोल्स कंडक्ट करेगा एजुकेटर, जो भी वो क्वेश्चन देगा तो उस पोल्स में आप पार्टिसिपेट करके अपना आंसर को वहां पर वेरीफाई कर सकते हो, बाकी लोगों को भी देख सकते हो कि वो लोग किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। रेज ए हैंड का ऑप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो अभी न्यू इनिशिएटिव आया है। इस रेज ए हैंड ऑप्शन को आप क्लिक कर आप एक तरीके से रियल टाइम में जो भी एजुकेटर है, जिसकी भी क्लास आप ले रहे हो स्पेशल क्लास, उससे आप रियल टाइम पे बात कर सकते हो, ठीक है, ऑडियो टॉक कर सकते हो वहां पे लाइव क्लास के अंदर। तो ये रेज हैंड ऑप्शन को आप नोटिफाई करोगे तो वो आपका वॉल्यूम वहां से एजुकेटर ऐप पे आपको एक्सेस दे सकता है ताकि आप उससे बात कर सको। नोटिफिकेशन घंटी को आप बजा सकते हो जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले आपको मिल जाएगा कि आपकी क्लास, ये स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ये नोटिफिकेशन सिंबल को ऑन कर सकते हो। लेक्चर नोट, जो भी स्पेशल क्लास आप अटेंड कर रहे हो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और आप ये क्लासेस कहीं पर भी और कभी भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको एक मोबाइल डिवाइस चाहिए होगी और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, दैट्स इट। और आप मोबाइल, लैपटॉप, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा, आप कहीं पर भी कहीं से भी ये क्लास को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि अब नया अपडेट आया अनअकैडमी में, आस्क के डाउट। आस्क के डाउट जो ऑप्शन है वो गेट ईएसी वालों के लिए है। इसमें आप अप टू 3 डाउट एट ए गो, मतलब एक टाइम में आप 3 डाउट को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके 2 डाउट वेटिंग में रहेंगे जब तक आपका पहला डाउट सॉल्व नहीं होता है। आप जो भी डाउट का रिजोल्यूशन चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, उसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए, हिंदी में सॉल्यूशन चाहिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में सॉल्यूशन चाहिए, है ना। और आप सिंपली फोटो खींचकर क्रॉप कर उसको डाउट को अपने वहां पे पोस्ट कर सकते हो। हर डोमेन के लिए डाउट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी ब्रांचेस के लोग हो तो ये आस्क के डाउट फीचर का वो यूज कर सकता है अनअकैडमी ऐप के थ्रू। न्यू बैचेस जो गेट ईएससी 2023 के लिए न्यू बैचेस जो लॉन्च हुए, सीएसआईटी में जो बैच लॉन्च हुआ दैट इज आरोहन गेट 2023 के लिए, ठीक है। और ये सारे बैच जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगेन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको जिंदल 10 कोड यूज करना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। मैकेनिकल के लिए आरोहन गेट और ईएससी 2023 के लिए शुरू हुआ है, दैट इज बैच टी। अगेन फॉर सिविल गेट और ईएससी 2023 के लिए आरोहन बैच यू। इलेक्ट्रिकल के लिए वर्व करके बैच शुरू हुआ, अंकित सर हैं, ठीक है, गेट 2023 के लिए बैच एफ। और अगेन ईसी के लिए अगेन बैच शुरू हुआ गेट 2023 के लिए बैच एफ। आरोहन बैच जो है गेट ईएससी 2023 के लिए मैकेनिकल, वो बाइलिंगुअल बैच होगा, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बैच टी रहेगा। स्टार्ट जो होगा सब्जेक्ट वो दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आदित्य गुप्ता सर उसको स्टार्ट करेंगे सुबह 11 बजे से। स्टार्ट डेट कब है इस बैच की? 15 दिसंबर। अगेन आप जिंदल 10 कोड यूज करोगे 10% के डिस्काउंट के लिए। और सब के सब बेस्ट एजुकेटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन से ये बैच को पढ़ाएंगे आपको। पवन प्रवीण कुलकर्णी सर, एस के मंडल सर, जेएस गिल सर, मारुति तिवारी सर, सब लोग आपको इसमें बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट कि हाउ टू गेट 60+ मार्क्स इन गेट इन 1 मंथ। सो दिस इज द वीडियो दैट इज गाइडेड बाय मी हेमंत जिंदल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कैसे देखेंगे कि कैसे 60+ मार्क्स हमारे आ सकते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। तो देखो उसके लिए अब हमें कुछ पहले मैं बेसिक्स चीज के बारे में बात करूंगा कि गेट डबल ई का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 10 सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में। जनरल एबिलिटी को हटाकर, जनरल एबिलिटी सब में कॉमन रहेगा, दैट इज 15 मार्क्स। तो वो जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है 15 मार्क्स, उसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा इसके बारे में बोल देता हूं मैं। दैट इज फॉर जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, ठीक है। जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसके लिए जो 15 मार्क्स है उसमें जस्ट आपको करना क्या है कि गेट में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं
उन्हीं को एक बार सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ठीक है, इतना कुछ टफ पोर्शन होता नहीं है, और उसमें कुछ टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन उसमें हार्डली थोड़े टफ आएंगे। बाकी जनरल एबिलिटी में 15 मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं। इस 15 मार्क्स में इजिली आपके 11 से 12 मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आपको 11 से 12 मार्क्स इजिली आ जाएंगे। 2 to 3 मार्क्स वो दिन पे डिपेंड करेंगे, और आपका दिमाग उस टाइम पे चलना चाहिए। तो उस 2 to 3 मार्क्स के लिए ही आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उसमें वो रहो कि आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन टफ एक आ सकता है। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब बचे ये हमारे 10 सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने लिखा है, इसमें पहले हम मार्क्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके से गेट के अंदर मार्क्स आएंगे। 15 मार्क्स तो जनरल एबिलिटी में चले गए, तो बचे 85 मार्क्स। तो आउट ऑफ 85 मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स का आएगा। 13 मार्क्स का आएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि गेट में मेंशन कर रखा है कि 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा। सिग्नल सिस्टम जो है that we can expect 8 marks. Electrical circuit again 8 to 9 marks. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 4 to 5 मार्क्स। मेजरमेंट अगेन 4 मार्क्स। एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंबाइन कर अराउंड 10 to 12 मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट कंबाइन कर। कंट्रोल सिस्टम 8 to 9 मार्क्स। मशीन 10 to 12 मार्क्स। पावर सिस्टम 10 to 12 मार्क्स, 12 13 भी आ सकते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन लाइक 10 मार्क्स, 9 to 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। तो ये हमारा ब्रेकअप है मार्क्स का, जो गेट के अंदर जनरली इस तरीके से मार्किंग स्कीम चलेगी। अब हमारा टारगेट है कि हमें 60 प्लस मार्क्स चाहिए गेट के अंदर। अब जो ये वीडियो है वो सब लोगों के लिए वीडियो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो भी इससे बेनिफिट कुछ ना कुछ लेंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा कि वो किस तरीके से इस 1 से 1.5 महीने को यूज कर सकते हैं और बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। हमारा पूरा फोकस इस वीडियो को मेरा बनाने पे होगा कि आपको ये मार्क्स लाने हैं, 60 प्लस मार्क्स। ठीक है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, जिससे आपके 60 प्लस मार्क्स टारगेट होंगे और आपके 60 प्लस मार्क्स आएंगे। तो देखो, जैसा कि इसमें मेंशन करा है मैंने कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। तो अब आज की डेट में भी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसको प्राइमरीली जिस पे फोकस करना है, एक सब्जेक्ट को उसको पे अच्छा खासा फोकस करना है, दैट इज मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को उसको अच्छे से फोकस करना है और मैथमेटिक्स को एटलीस्ट पढ़ाई करनी है ना। अब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स में जैसे टॉपिक्स हैं हमारे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाई करनी है दैट इज मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स। अब मैथ्स में हम क्या कर सकते हैं। मैथ्स में हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसको लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मैथ्स में रहेगा कैलकुलस। अब कैलकुलस में दो तरीके की कैलकुलस रहेगी, एक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जो 11th-12th में हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखा था। और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस आएगी दैट इज वेक्टर कैलकुलस या फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी। और एक टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बोल सकते हैं। और
ये मेनली हमारे टॉपिक रहेंगे। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हमारा गेट इलेक्ट्रिकल के सिलेबस से हटा दिया है, तो वो मैं अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे 5 टॉपिक रहेंगे मैथ्स में। अब ये पांचों के पांचों टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये शुरू के 3 और एक ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ पड़ता है सबको। लेकिन ये चारों के चारों टॉपिक जो है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये इलेक्ट्रिकल पूरी की पूरी इंजीनियरिंग में मेन कॉन्सेप्ट है। मेन ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हर जगह यूज होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स मैनिपुलेशन समझ में आना चाहिए, किस किस तरीके की मैट्रिक्स है, ठीक है, कौन कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसको रिड्यूस करना आना चाहिए आपको, ठीक है, और उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इनवर्स निकालते हो। फिर उसके बाद आपका मेन कॉन्सेप्ट आएगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको उसको मैथमेटिकली भी समझना है और ट्राई करना है कि वो चीज बोल क्या रहा है उसको आप पिक्चोरियली या ज्योमेट्रिकली भी उसको समझो। तो इस तरीके से आपको लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से करना है। फिर प्रीवियस ईयर, अब आप जो भी सब्जेक्ट करोगे, अब आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीना है, तो हमें जो भी सब्जेक्ट करना है उसको बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड करना है। टारगेट ओरिएंटेड मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि हमें गेट के अंदर मार्क्स चाहिए। तो हम बेस क्या रखना चाहिए, हमें बेस हम क्वेश्चंस के लिए जो रखेंगे, क्वेश्चन के लिए बेस हमें रखेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। और कोई किसी बेस को रखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वही आपका बेस रहेगा, उसी से आप अंडरस्टैंडिंग लाओगे अपनी, और मेन आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करोगे। अब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो लास्ट 25 ईयर 30 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, और बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी होता है कि हम 2021 से पीछे की तरफ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करें। और अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में तो हम अपने आप को 20 अगर मैं बोलूं तो 2014 तक भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में ही हम रुक सकते हैं। मतलब हम 7 से 8 साल के ही गेट के क्वेश्चन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें 1 महीने के अंदर गेट के अंदर रैंक लानी है। तो मैथमेटिक्स में जैसे अगर मैं करूंगा, अगर मैं आपकी जगह हूंगा, तो मैं लीनियर अलजेब्रा को सबने पढ़ा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सबका पढ़ा होता है, तो जस्ट आप उसको थोड़ा रिवाइज करो एक आधे दिन के अंदर, और 1.5 दिन के अंदर आप उसके इस गेट 2021 से गेट 2014 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपका लीनियर अलजेब्रा खत्म विद इन 2 डेज। ठीक है, 2 दिन में आपको ये लीनियर अलजेब्रा खत्म करना है। कैलकुलस, कैलकुलस में आपको पहले से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है अच्छे से, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें, किस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, वो इंटीग्रेशन के मेथड जो है सॉल्व करने के, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मेनली, तो वो आपको 1-2 दिन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप पहले की तैयारी या फिर कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन, और फिर मेन आपका टॉपिक रहेगा वेक्टर कैलकुलस, कि वेक्टर मैनिपुलेशन कैसे होता है, वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या चीजें होती है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में क्या चलता है, और उसके बाद आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, वो सब चीजें आपको सीखनी है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो कैलकुलस है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हर जगह यूज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे के सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें ये विदाउट कैलकुलस हमारा कुछ भी आगे बढ़ेगा नहीं। तो कैलकुलस में आप टाइम निकाल सकते हो, कैलकुलस को आपको टाइम देना है एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप कैलकुलस में दो, और अगेन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो 2021 से 2014 तक। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा बैकवर्ड चलने की कोशिश करना है, यानी लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाना है, ताकि हमारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो गेट के अंदर आए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जिन टॉपिक से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं गेट के अंदर रिसेंट ईयर में, वही टॉपिक से अगेन हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट के एग्जाम में, क्योंकि आईआईटीज में ऑलमोस्ट हर आईआईटी में एक तरीके की ही रिसर्च चल रही है, ठीक है, सेम तरीके के टॉपिक्स पे रिसर्च चल रही है।
तो हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चन अगेन आएंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जिन टॉपिक से क्वेश्चन रिसेंट ईयर में आए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप गेट 2021 से गेट 2014 तक को ही फोकस कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, वो तरीके हमें पता होने चाहिए, मेथड उसमें पता होना चाहिए। और फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेनली हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी सीखनी है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि होमोजीनियस कर कर आप राइट हैंड साइड को जीरो कर कर उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो, है ना। तो कुल मिला के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब सॉल्व करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स में अगर मैं एक और टॉपिक लिखूं दैट इज इंपॉर्टेंट, फूरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन मैंने ये टॉपिक लिखा क्यों नहीं था पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक और सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम, उसमें हम इस फूरियर और लैपलेस ट्रांसफॉर्म को और अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर अगर मैथ्स में आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स में भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिर उसमें आपको उतना, उसमें जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, और फिर उसको फास्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप उसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें इन दी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगेन पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा जो है या कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होगा उसको हम फेजर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन उसमें जो एल्जेब्रा चलेगी, अरिथमेटिक चलेगी, दैट इज वेक्टर अरिथमेटिक चलेगी, उसके अंदर वेक्टर अरिथमेटिक की तरह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको घबराना नहीं है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमें नहीं आएगी, हम अच्छे क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप मैथ्स का जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है इसको आपको देना है एटलीस्ट 10 डेज, 10 to 12 डेज में आपको मैथ्स को करना है, और फोकस करना है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, गेट 2021 से गेट 2014 तक। और आपको एक महीने में सब कुछ करना है, तो आप सिंपली सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। ठीक है, बाकी ब्रांचेस में भी मैथमेटिक्स है, खासकर मैकेनिकल सिविल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना है मैथ्स से रिलेटेड, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैथ्स और मैकेनिकल और सिविल में वो रहेंगे तो सिमिलर, लेकिन उनका जो फोकस रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा पे ज्यादा हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे भी उनके क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनके अपने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकल और ईसी के क्वेश्चन मैथ्स के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम तरीके के होते हैं। तो लेकिन आपको अभी फोकस एक महीने के अंदर हमें 60+ मार्क्स चाहिए, तो हम जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैथ्स के क्वेश्चन को ही फोकस कर सकते हैं, बाकी ब्रांचेस के क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें वेरिएशन रहता है। ठीक है, वो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, मतलब हमारी ब्रांच से रिलेटेड उसमें मैथ्स पूछा जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। तो पहला सब्जेक्ट जो आपको करना है दैट इज मैथमेटिक्स, उसमें आपको थोड़ा टाइम देना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उनको आपको फास्ट तरीके से करना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको अकॉर्डिंग टू मी करना चाहिए दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम्स। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम्स, ये सब्जेक्ट अगेन एक तरीके से मैथमेटिक्स ही है। इसमें प्राइमरली आपको बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक्स में आपको किस तरीके से समझ में आना चाहिए कि सिग्नल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स क्या है, बेसिक सिग्नल क्या है, बेसिक सिग्नल में इंपल्स सिग्नल, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल,
तो बेसिक सिग्नल्स आपको समझ में आने चाहिए। फिर सिस्टम्स के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आना चाहिए कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, और मेनली जो हमें एनालिसिस करनी है दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मेनली, ठीक है। और आपको सिस्टम की जो सी इक्वेशन लिखी हो तो उससे आपको वो सिस्टम समझ में आना चाहिए कि वो लीनियर सिस्टम की इक्वेशन है या नॉन लीनियर सिस्टम की इक्वेशन है। तो वो बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आपको कोई भी चीज को ग्राफिकली कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी सिग्नल को, ठीक है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो बेसिक पार्ट है, अगेन ओनली ऑन मैथमेटिक्स पार्ट है, वो इजी पार्ट है लेकिन वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी यूज होगा। तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम अगेन हमें बहुत अच्छे से करना है, बेसिक्स हमें अच्छे से करना है, क्योंकि गेट में सिग्नल सिस्टम में अगर 8 to 9 मार्क्स का आएगा तो बेसिक्स से रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स का पेपर आएगा, जस्ट बेसिक्स वो पूछेंगे, जस्ट बेसिक्स। तो बेसिक्स हमें करना है। उसके बाद हम तुरंत उस सब्जेक्ट में फूरियर सीरीज में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फूरियर सीरीज हमें समझ में आनी चाहिए कि पीरियोडिक सिग्नल की फूरियर सीरीज, पीरियोडिक कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसको हम साइन कोसाइन की टर्म में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट समेशन में सीरीज की फॉर्म में। तो फूरियर सीरीज हम उसको लिख सकते हैं। तो फूरियर सीरीज हमें समझ में आनी चाहिए, फूरियर सीरीज हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे ही फूरियर सीरीज हमें समझ में आएगी, फूरियर सीरीज को भी दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिख सकते हैं, ठीक है, वो मेन कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के हिसाब से, और उसको सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको देखनी है। अगेन जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो उसको थोड़ा सा आप जस्ट फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में डालोगे तो बेसिक प्रॉपर्टी सारी की सारी वहीं से एक एक लाइन में डेराइव हो जाएंगी, और फिर वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। फूरियर सीरीज को हम जनरलाइज करेंगे। फूरियर सीरीज हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए लिखते हैं। अब उसकी पीरियोडिसिटी को हम इंफिनिटी करेंगे तो फूरियर सीरीज का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस सब्जेक्ट में रहेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, उसका मेन जो बेसिक इंटीग्रेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, ज्यादातर गेट के अंदर अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक से सॉल्व होगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, नथिंग, डायरेक्ट वो जस्ट बेसिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे समझ में आएगा, अगेन उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी सेम फूरियर सीरीज से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, जस्ट हमने पीरियड को इन्फिनिटी कर दिया है, ठीक है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल एक तरीके से क्या हो जाएगा कि उसका पीरियड क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम और जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करेंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स डोमेन में लेके जाएंगे। कॉम्प्लेक्स डोमेन में अगर हम उसको लेके जाएंगे तो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा, जिससे हम जिन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते उनका भी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ले, मतलब इनका भी हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तो उस ट्रांसफॉर्म को हम लैपलास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा कि जब वो जो ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं वो कन्वर्ज होगा और वो सेम वैल्यू देगा जो हमारा मेन सिग्नल वैल्यू दे रहा है, तो ट्रांसफॉर्म में भी वो सेम वैल्यू देगा। तो कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ही वो लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा। तो इस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज चलेंगी फूरियर ट्रांसफॉर्म की तरह। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो सब्जेक्ट्स में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में यूज होगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म मेनली एनालिसिस टूल्स है जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो दैट इज ए मैथमेटिकल टूल, एक तरीके से दैट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पस। तो हम ये करेंगे। नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने करा दैट इज फॉर कंटिन्यूअस टाइम, एक तरीके से, ठीक है। फिर हम उसका डिस्क्रीट वर्जन लेंगे तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। अभी तक हम जो भी शुरू में सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं दैट इज फॉर कंटिन्यूअस डोमेन, कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए हम करते हैं, एनालॉग सिग्नल के लिए उसको डिस्क्रीटाइज करेंगे तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। वैसे ही लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वर्जन अगर हम करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल के लिए तो हमारा जेट ट्रांसफॉर्म आएगा। बेसिकली हमें यही करना है, ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म आएगा। और एक और होता है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी। डीएफटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंप्लीटली इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आप डीटीएफटी को भी बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना है, जस्ट उसकी आपको समझ में आना चाहिए, इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। और जेट ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आना चाहिए। अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी चलेंगी, जेट ट्रांसफॉर्म जब हम डिस्क्रीट डोमेन के लिए कर रहे हैं तो अगेन हमने डीटीएफटी को जनरलाइज करा होगा, तो अगेन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के थ्रू अगेन जेट ट्रांसफॉर्म जो होगा दैट इज एनालिसिस टूल, ठीक है, जिससे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की एनालिसिस कर सकते हैं।
तो ये सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट जो रहेगा, इसमें अगेन आप जो करोगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज द मेन फोकस। ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को पढ़ लिया, थोड़ा फॉर्मूले देख लिए, फिर डायरेक्ट मूव ऑन टू कर देंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और हम अगेन फोकस रखेंगे गेट 2021 से 2014 तक, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे मैथ्स के बाद, दैट इज सिग्नल सिस्टम। इस सब चीजों के लिए हम सिग्नल सिस्टम के लिए अराउंड 5 डेज जस्ट लगाएंगे हम। अब कई लोग होते हैं जो एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स करते हैं, तो अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो मैथ्स और सिग्नल सिस्टम को आप कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स और सिग्नल सिस्टम को आप साइमल्टेनियसली एक दिन में पढ़ सकते हो। आप दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, जैसे मैथ्स में मैंने 10 दिन दिए, सिग्नल सिस्टम में 5 दिन दिए, तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली, तो आप अगेन 14 डेज के अराउंड, या 14 टू 15 डेज में दोनों सब्जेक्ट को आपको खत्म करना है। अब देखो बहुत सारे दिन लगा दिए मैंने इन दो सब्जेक्ट में, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इससे हमारे मार्क्स जितने सिक्योर हुए, दैट इज अराउंड 20 मार्क्स तक अभी हमारे सिक्योर हुए हैं। ठीक है, और 15 मार्क्स हमारे जनरल एबिलिटी के हैं। तो इस 20 प्लस 15 35 मार्क्स, आउट ऑफ 35 अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो इसमें हम अराउंड इजिली 26-27 मार्क्स इजिली आ जाएंगे, इजिली 27 मार्क्स इजिली हम स्कोर कर देंगे आउट ऑफ 35, नो प्रॉब्लम। आउट ऑफ 35 हम 26-27 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी काफी मार्क्स बाकी हैं। तो नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम करेंगे, अब हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से बचे हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट हमारे पास अभी बहुत सारे बचे हैं। ईएमएफटी बचा है, कंट्रोल बचा है, एनालॉग एंड डिजिटल बचा है, और कोर सब्जेक्ट बचे हैं हमारे। ठीक है, मेजरमेंट बचा है, करेक्ट, और नेटवर्क बचा है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। अब नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हमें, पढ़ाई, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस सबको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी पढ़ रहा है उसको बेसिक ऑफ नेटवर्क तो सब समझ में आता है कि क्या क्या थ्योरम होती है, क्या सब, वो सब चीजें सबको आती होती है। डायरेक्ट अटैक करेंगे क्वेश्चंस पर। नेटवर्क एनालिसिस में डायरेक्टली आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ज्यादातर सब्जेक्ट में हमें थ्योरी उतनी ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे 2021 टू 2014, और नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम 2 दिन देंगे, दैट्स इट। 2 दिन, 2 डेज, 2 डेज के अंदर हमें नेटवर्क एनालिसिस के ये साल के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे सेट वाइज सॉल्व करने हैं आपको, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया, सेट वाइज सॉल्व करने हैं, और उसको आपको एनालिसिस करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, और उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता करने हैं कि हम किस तरीके के थ्योरम को यूज कर सकते हैं, कैसे ट्रांजिएंट सॉल्यूशंस लिखते हैं, कैसे स्टडी स्टेट सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इजी सब्जेक्ट है। अगेन लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज होगा, जो हमने बेसिक्स, जो हमें नेटवर्क के लिए जरूरत है वो हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया है 15 दिन लगाकर, दैट इज मैथ्स और सिग्नल सिस्टम के थ्रू। तो अब हमारा जो ये सब सब्जेक्ट है, दैट इज हमारा फास्ट होना शुरू होगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हमने उसमें जो 15 दिन दिए हैं दैट इज विल पे, वो 15 दिन हमारा पे करेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हमारा वो स्पीड से सॉल्व होंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस 2 दिन लगाने, 2 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, जस्ट कंफर्टेबल होना है कि हाँ हम नेटवर्क सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, फोर्थ यहीं पर लिखते हैं, फोर्थ सब्जेक्ट जो आपको करना है दैट इज, अब ईएमएफटी में लिख रहा हूं, ईएमएफटी आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगेन कई लोग होते हैं जिनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क और ईएमएफटी कंबाइन करके उसको साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस और ईएमएफटी को साइमल्ट, अब ईएमएफटी को पढ़ने के लिए भी आपको अगेन कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईएमएफटी जो सब्जेक्ट्स होगा उसमें हमने मैथमेटिक्स में जो वेक्टर कैलकुलस करी है, जो उसमें टाइम लगाया है, सेम चीज है, जस्ट उसकी इलेक्ट्रिक, मतलब हमारा जो कूलम्स लॉ है और फेराडेज लॉ है और मैक्सवेल्स इक्वेशन है, उसको आप हार्डली 2-3 घंटे में देख सकते हो।
ठीक है, वो मैथमेटिकली कैसे रिटर्न है, क्या उसका मतलब है। उसके बाद आप डायरेक्टली अटैक करोगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और अगेन आपको फोकस करना है गेट 2021 टू गेट 2014, और उसके थ्रू आपको वो मैथमेटिक्स को सीखना है। जस्ट वो मैथमेटिक्स ही है, ईएमएफटी और कुछ नहीं है, जस्ट एक मैथमेटिक्स है। और आपके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि गेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईएमएफटी से, दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको बेसिक्स समझ में आना चाहिए, जस्ट आपको मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, और ईएमएफटी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ईएमएफटी में अगेन आप 2 दिन, और अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों सब्जेक्ट कर रहे हो तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 4 दिन देने हैं। तो इन 4 दिन में आपको करना क्या है, बेसिकली आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे विद इन 19 डेज, करेक्ट। नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट हम लेंगे, 5th और 6th सब्जेक्ट, दैट इज मेजरमेंट, एंड 6th सब्जेक्ट इज कंट्रोल। ये सब सब्जेक्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अगेन मेजरमेंट और कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर मेजरमेंट के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप कर चुके हो नेटवर्क और वो सब रिलेटेड सेम तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जस्ट आपको बेसिक्स सबको पता होता है कि ब्रिज बैलेंस करना होता है, ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर, उससे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं गेट के अंदर, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, और जस्ट वो नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन मेजरमेंट और कंट्रोल के लिए आपको सेम चीज करना है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट, दैट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्पेशली कंट्रोल के लिए कुछ टॉपिक में आप स्टडी कर सकते हो, कुछ टॉपिक जैसे मेजरमेंट के लिए अगेन मैं दूंगा 2 दिन, दैट्स इट। 2 दिन इज मोर देन सफिशिएंट, जस्ट आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 दिन भी ज्यादा है, हार्डली 1.5 डेज में हो जाना चाहिए। और कंट्रोल के लिए अगेन 3 डेज के आसपास। तो कंट्रोल सिस्टम में आप कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हो कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, रूट्स कैसे पता चलेंगे हमें, अगर आपको वो नहीं पता है। बॉडे प्लॉट जो है दैट इज लॉग स्केल, अगेन वेरी इजी चीज है, लेकिन बॉडे प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट आप उसकी थ्योरी अगर भूल रहे हो तो वो आप पढ़ सकते हो, है ना। और कंट्रोल में मेनली नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और एलटीआई सिस्टम, अगेन वो सिग्नल सिस्टम हमने बेसिकली कर ही लिया है, तो उसकी जस्ट कंट्रोल सिस्टम का क्रक्स ऑफ द मैटर कि हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक करके चीजें कंट्रोल क्यों हो रही हैं, और कंट्रोल और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो स्टेबल कब होगा कोई चीज। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए बेसिक बेसिक चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो कंट्रोल सिस्टम को भी अगर आपको रिवाइज करना है तो बेस्ट तरीका वही रहेगा कि आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो 2021 टू 2014, दैट्स इट। इजी सब्जेक्ट है, इजी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल मेजरमेंट से, टफ नहीं आते हैं, इजी चीजें हैं, जस्ट मैथ और थोड़ा बहुत यूज होगा कॉन्सेप्ट नेटवर्क के, दैट्स इट, और सिग्नल सिस्टम के। तो अगेन अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग हो, 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगेन आप 4 to 5 डेज दे सकते हो, दैट्स इट, 4 to 5 डेज। तो अराउंड 24 to 25, 19 + 4 23 to 24 डेज हमारे निकल गए एक महीने में। अभी भी हमारे पास सब्जेक्ट बचे हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं हमारे पास, मशीन बचा है, पावर सिस्टम बचा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है, एंड एनालॉग एंड डिजिटल बचा है। तो अभी भी 4 सब्जेक्ट बचे हैं हमारे पास, और अराउंड हमारे पास 5-6 डेज ही बचे हैं, ठीक है। तो अब अभी तक अगर ये 6 सब्जेक्ट भी हम अच्छे से करते हैं इस तरीके से, तो हमारे कितने मार्क्स टारगेट हो जा रहे हैं। जैसे मशीन से जो मार्क्स आएंगे दैट इज 12, पावर सिस्टम से जो मार्क्स आएंगे दैट इज 12, मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 लिखते हैं, एनालॉग डिजिटल से भी 9 लिखते हैं, 9 9 18, 18 एंड 24, 24 एंड 18 32, 32 मार्क्स, 32 मार्क्स। बाकी बचे जो 68 मार्क्स हैं वो अभी हमने कवर कर लिए हैं, 68 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं। और लिटरली मैं बोल रहा हूं, अगर आप गेट के प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हो और चीजों को आप समझते हो, और मैथ्स और सिग्नल सिस्टम में अगर आपने टाइम निकाला होगा, जो आपने 10 से 15 दिन मैंने दिए वो दिए, तो इस इजिली 68 मार्क्स में से आप इजिली इजिली बहुत ज्यादा इजिली आप 45 to 50 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। ये स्कोर हो जाएंगे, लिटरली मैं बोल रहा हूं इतना स्कोर हो जाएगा। बचे जो 10 मार्क्स है, अब उसमें आपको क्या करना है,
अब जो ये बचे कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने पहले से नहीं पढ़े, तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ लिए हैं वो तो वेल एंड गुड कर सकते हैं इनमें। जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है, उनका टारगेट ही है 1 महीने में गेट में रैंक लाना, तो वो क्या कर सकते हैं, अब इन टॉपिक से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, एक एक दो दो दिन जस्ट देना है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों मिलाकर, है ना, इसमें आप प्योरली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अगर आपकी पहले से आपको आइडिया नहीं है, जिसको पहले से आइडिया है वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो बीजेटी एफईटी ये सब मॉसफेट ये सब चीजों में बेसिकली डीसी एनालिसिस जस्ट सॉल्व कर सकता है, डीसी एनालिसिस, दैट्स इट, डीसी एनालिसिस और डायोड, डीसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, समझ रहे हो, ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, और डायोड और ओपैम, दैट्स इट। और ओपैम के लिए जस्ट आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जस्ट ये 3 टॉपिक आप एनालॉग से कर सकते हो। एनालॉग से अराउंड 7 मार्क्स के अराउंड का पेपर आएगा, 6 to 7 मार्क्स के अराउंड, और 3 मार्क्स 50% पेपर इन 3 टॉपिक से ही आना है, फिक्स है, इजी क्वेश्चन आना है। तो जस्ट आप ओपैम डायोड डीसी एनालिसिस के बारे में देख सकते हो, और गेट के प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड इजी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो। टफ क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। पहले से जिसको नॉलेज नहीं है वो जस्ट इन 3 टॉपिक पे फोकस कर सकता है, डायोड, डायोड की लिटिल बिट एप्लीकेशंस, ऑप एम्प और डीसी एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, दैट्स इट। उतने में ही उसके जो 6 to 7 मार्क्स का एनालॉग आएगा उसमें से उसके 3 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है, वो इजीली वो 3 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली उसके वो राइट भी हो जाएंगे। तो एनालॉग में जस्ट आप इतना फोकस कर सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ा है तो अगेन डिफिकल्ट थोड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में। अगर पहले से पढ़ रखा है तो फिर चीजें आसान है, फिर जस्ट आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट, जस्ट आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट की एनालिसिस करी जाती है और सिक्वेंशियल सर्किट की एनालिसिस करी जाती है। कोई आपको डिजाइन वाले क्वेश्चन नहीं करने, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एनालिसिस करनी है कि कोई भी चीज दी है, काउंटर दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट से, तो उसकी एनालिसिस कैसे करी जाएगी। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आते हैं डिजिटल से रिलेटेड, दैट इज वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी आते हैं, सिंपल। जो हम बचपन में 6, 7, 8 क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते थे वो मैथमेटिक्स है, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है, जस्ट प्लस माइनस की मैथमेटिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अगर आपको चीजें वो उस तरीके से समझ में आई हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इजी सब्जेक्ट है, आप उसको हार्डली एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली आप कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट पे ही जस्ट फोकस कर सकते हो, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आना है गेट के अंदर, और किसी चीज से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और किसी चीज से क्वेश्चन अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा तो वो बेसिक से क्वेश्चन आएगा, और बेसिक से क्वेश्चन आप उसको बिना नॉलेज के भी सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जस्ट आपको सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट को थोड़ा बहुत देखना है अगर आपने पहले से उसकी स्टडी है। अगर पहले से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है तो आप कंप्लीटली उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा उसके वो क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, या फिर आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस गेट के अंदर जब भी आप पढ़ के भी नहीं गए हो तब भी आपको उसको क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सेंस से, खासकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो ये बात हुई एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हार्डली आपको 1 और 1.5 days देना है, दैट्स इट। अगेन गेट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फोकस रखना है डीसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड, ऑप एम्प, दैट्स इट, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से पढ़ रखा है तो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट लिटिल बिट, ठीक है, ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एनालिसिस पर्पस, डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है हमें गेट के अंदर, डिजाइन नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, डिजाइन नहीं पूछ सकते हैं, है ना। तो जस्ट एनालिसिस हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट बचे हैं, 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, अराउंड 26 डेज हमारे निकल चुके हैं, 26 डेज गॉन, 26 डेज में हमने 7 सब्जेक्ट करे, ठीक है। ये अभी हमने मेनली फोकस करा है, जितना मेरे को समझ में आया है और जितना आप इस अभी तक की इस वीडियो से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो।
अब बचे हमारे 3 सब्जेक्ट, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब अगेन अब ये सब्जेक्ट्स क्या है, लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। लेकिन इनमें भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्कोर करना है, अब इन 3 सब्जेक्ट से अराउंड 30 मार्क्स का पेपर आएगा, इन 3 सब्जेक्ट से अराउंड 30 मार्क्स का पेपर आएगा। तो हमने 70 मार्क्स तक का तो कर लिया है। अब इन 3 एक पेपर से जो 3 सब्जेक्ट से जो 30 मार्क्स का पेपर आएगा, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इन 30 मार्क्स में से इजिली इजिली हम 10 मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं, इजिली 10 मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं अगर हम फोकस करें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे। जस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स पे अगर हम फोकस करें तो इस 30 में से 10 मार्क्स इजिली स्कोर करे जा सकते हैं। अब वो सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या रहेंगे, तो ये चीज पे हम बात करते हैं। तो मशीन पहला लिखता हूं मैं, मशीन। अब मशीन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबको पता है 4 तरीके की मशीन है, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, एसी में इंडक्शन एंड सिंक्रोनस। तो ये 4 तरीके की हमारे पास मशीन है। अब इसमें हमें फोकस क्या करना है, देखो ट्रांसफॉर्मर जनरली लगभग सबका पढ़ा होता है अकॉर्डिंग टू मी। और ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है मशीन का, जो मशीन है ट्रांसफॉर्मर, मशीन ना बोलकर एक तरीके से स्टैटिक डिवाइस है, लेकिन तब भी हम इसको मशीन ही बोलेंगे क्योंकि मशीन में ही आता है। क्योंकि इन दी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यानी फैराडे के इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इंडक्शन प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। अब ट्रांसफॉर्मर में भी आपको सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, दैट्स इट, 3 फेस ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीटली छोड़ देना है, ठीक है। गेट में अगर क्वेश्चन आएगा 3 फेस ट्रांसफॉर्मर से तो हमें उसके अंदर चक्कर में नहीं फंसना है। बेसिक्स हमें पता होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी सॉल्व हो जाएगा अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन मेन फोकस हमें प्राइमरली रखना है 1 फेस ट्रांसफॉर्मर में। और ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत भी मशीन पढ़ा है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, उससे क्या पैरामीटर्स हमारे निकलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, उससे हमारे क्या पैरामीटर निकलते हैं। दैट्स इट, सिर्फ ये टॉपिक को हमें कर लेना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो इस शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, ओपन सर्किट एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर दे रखे हैं और उसके थ्रू उसका कुछ ना कुछ चीज पूछी गई है उसके अंदर। तो ये चीज ट्रांसफॉर्मर से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को हमें मेन फोकस देना है। तो ट्रांसफॉर्मर में हम वो चीज कर सकते हैं जिसने पहले से ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, जिसने पहले से ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है। तो गेट के अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने हैं उसको, और ट्रांसफॉर्मर के इजी क्वेश्चन देखने हैं, दैट्स इट। 2021 से 2014 के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मेन जो टारगेट करना है ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन में, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन को टारगेट करना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मर अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसमें मेन फोकस आपको देना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है वापस। और जस्ट आपको बेसिक नेटवर्क सॉल्व करना आना चाहिए, यानी उसका इक्विवेलेंट सर्किट जैसे ड्रॉ हो जाए तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए, जो हम बेसिकली नेटवर्क और मैथ्स में सीख चुके होंगे, ठीक है। तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मशीन, जिस मशीन को आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, दैट इज डीसी मशीन। क्योंकि डीसी मशीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा गेट के एग्जाम में, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4, एक क्वेश्चन डीसी मशीन से हो सकता है 2 मार्क्स का है, तो डीसी मशीन से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है डीसी मशीन का। डीसी मशीन में जस्ट 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू के एम फाई आई ए एंड ईएमएफ बैक ईएमएफ इक्वल टू के एम फाई ओमेगा एम। दैट्स इट, इन 2 इक्वेशन। और लिटिल बिट मशीन, डीसी मशीन किस किस तरीके की होती है, सीरीज, शंट, कंपाउंड, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से, और बिल्कुल डीसी मशीन है वो, डीसी सर्किट बनेगा उसका, इंडक्टर का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, जस्ट डीसी सर्किट को हमें सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ईएमएफ में भी उसका कोई फेज नहीं होगा, जस्ट वोल्टेज होगी, ठीक है, क्योंकि डीसी वोल्टेज है। तो डीसी मशीन जो है उसके जो न्यूमेरिकल आते हैं दैट इज इजी न्यूमेरिकल होंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक्स अगर हमें पता है तो डीसी मशीन के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बेस्ट मशीन जो स्टडी कर सकते हैं हम, दैट इज डीसी मशीन। अगेन गेट के प्रीवियस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है डीसी मशीन से रिलेटेड।
तो आपको समझ में आएगा कि डीसी मशीन के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है, सेम मेथड होता है, सेम प्रोसीजर होता है, सेम तरीके से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। तो आप डीसी मशीन के क्वेश्चन पे मेन फोकस कर सकते हो। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 2 नंबर का, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो। दैट्स इट। इंडक्शन मशीन। अब जो इंडक्शन मशीन है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर ठीक है तो इंडक्शन मशीन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन ऑलमोस्ट सेम इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जस्ट एक पैरामीटर आएगा स्लिप का, क्योंकि इंडक्शन मशीन में घूमेगी भी चीज। ठीक है, तो रोटर घूमेगा भी। तो इंडक्शन मशीन में भी बेसिक्स जस्ट आपको देखने, आप छोड़ भी सकते हो। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है इंडक्शन मशीन से तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं हो। अगर कंफर्टेबल हो, पहले से पढ़ रखा है, तो हम इसको अगेन गेट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल जो आदमी नहीं है वो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंक्रोनस मशीन, अगेन सिंक्रोनस मशीन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी उसमें चीजें टफ है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो अगर आपने पढ़ी नहीं है। अगर पहले से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तब आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मशीन जैसा जो सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ा जा सकता है। मेनली जो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप डीसी मशीन और लिटिल बिट ट्रांसफॉर्मर ये कर सकते हो, क्योंकि मशीन से अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में से ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन से अगर 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इजिली आप 2 से 3 मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो। इजिली आप 2 से 3 मार्क्स, यानी 1 या 2 क्वेश्चन आप मशीन से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन की लिटिल बिट नॉलेज है, जो कि आसान है। ये दो टॉपिक मशीन के अंदर इजी होते हैं रिलेटिवली, और ये दो मशीनें हैं वो रिलेटिवली थोड़ी टफ होती हैं। ज्यादातर लोगों को जितना फीडबैक मेरे पास है कि ये दो मशीन थोड़ी सी लोगों को टफ लगती है, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। तो इनको आप छोड़ सकते हो अगर आपको टफ लगती है। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप वेल एंड गुड इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मशीन को कर सकते हो। दैट्स इट। मशीन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, हार्डली वन डे, दैट्स इट। एक दिन देना है, जस्ट ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन में फोकस करना है हमें। इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन को कंप्लीटली छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर हमें समझ में नहीं आए, हम उस पर कंफर्टेबल नहीं है तो। ठीक है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है कि हमने इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन में बहुत टाइम लगाया था अपनी स्टडी में, अब हमें वो चीज नहीं याद है, हमें नहीं समझ में आई, तो अब हमें उसको नहीं पढ़ना है। 4 दिन में पढ़ूंगा इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन, तभी मेरे गेट में अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी मेरे गेट में अच्छी रैंक आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन मिलाकर वही 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी वो सही हो जाए सारे तीनों क्वेश्चन, जरूरी नहीं है। ठीक है, आज की डेट में मैं भी अगर एग्जाम लिख रहा हूँ तो हो सकता है मेरा भी गलत हो जाए उन 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, जब मेरे को आता है अच्छे से मशीन, तो मशीन जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है हमें, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन को हमें जस्ट स्टडी करना है। अगर हम तब, अगर हमारा स्टेट, ये सारी की सारे जो वीडियो मैंने बनाया ये किन लोगों के लिए मेन यूजफुल रहेगा, वो लोग जो अभी 40 नंबर 35 नंबर के आसपास गेट के अंदर रहते हैं, वैसे वैसे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। उस 40-35 नंबर वाले जो लोग हैं, 45 नंबर वाले लोग हैं, वो इजिली अपने आप को 60-65 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस 1 महीने के अंदर, अगर वो बिल्कुल प्राइमरली फोकस करें किन टॉपिक को उनको करना है और किन टॉपिक को उनको स्ट्रॉन्ग करना है ना। और ये सारी की सारी एनालिसिस जो बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इतने टाइम गेट का पेपर लिखा है, इस तरीके से ये एक्सपीरियंस के थ्रू मैं अपना बता रहा हूँ कि ये सब चीजें लोगों को दिक्कत होती है, और आप इस तरीके से कर सकते हो। आदमी क्या इमोशनल तरीके से डिसीजन लेने लगता है कि हमने इतना टाइम लगाया था इंडक्शन मशीन में सिंक्रोनस मशीन पढ़ने में, मैंने 20 दिन 25 दिन लिए थे। ठीक है, सिर्फ सिंक्रोनस मशीन को समझने के लिए, और हिंदी में मेरे को वो तब भी समझ में नहीं आई, तो चलता है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, मार्क्स सिक्योर करने गेट के अंदर, गेट के अंदर टारगेट रखना है हमें 60+ मार्क्स हमारे आए, तो बिल्कुल भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। ठीक है, अगर हमें वो चीज समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गेट के प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ इन 2 चीजों को देखेंगे, इन दोनों को कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, अगेन है बिग सब्जेक्ट। ठीक है, लॉट्स ऑफ टॉपिक, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है पावर सिस्टम में। प्राइमरली हम फोकस किससे कर सकते हैं, अगेन 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब पावर सिस्टम में जो बेसिक्स से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं पावर
सिस्टम में 12 में से अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन इतना बेसिक आएगा कि जिसके लिए आपको पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्रक्स ऑफ द मैटर भी आपको पता है तो पावर सिस्टम के लिए वो 4 नंबर के लिए आपको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको वोल्टेज करंट और ये सब पावर फैक्टर और ये सब के बारे में जस्ट पता होना चाहिए। तो पावर सिस्टम में 4 मार्क्स तो फ्री के मार्क्स होते हैं जो कि सबके इजिली वो स्कोर कर देगा विदाउट स्टडिंग पावर सिस्टम सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, ये मैं फैक्ट तरीके से बोल रहा हूं कि विदाउट स्टडिंग पावर सिस्टम सब्जेक्ट इटसेल्फ वी कैन गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 12 मार्क्स। अगर 12 मार्क्स का पावर सिस्टम आ रहा है तो 1/3 मार्क्स तो फ्री के मार्क्स देता है गेट, फ्री के देता है, बिल्कुल भी उसमें हमें पावर सिस्टम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट वो फ्री के मार्क्स दे रहा है वो कि ले लो। ठीक है, 4 मार्क्स ले लो, तो वो 4 मार्क्स तो हमारे आ जाएंगे बिना पढ़े। अब बचे हमारे 8 मार्क्स, उसमें से हमें 2 या 3 मार्क्स चाहिए, तो जस्ट आपको 2 टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, फॉल्ट एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी। दैट्स इट। उसमें भी प्राइमरली फोकस करना है फॉल्ट एनालिसिस को, प्राइमरली फोकस करना है फॉल्ट एनालिसिस को, क्योंकि स्टेबिलिटी वाला जो टॉपिक है दैट इज लिटिल बिट टफ, थोड़ा बहुत टफ टॉपिक होता है ना। लेकिन हाँ, अगर स्टेबिलिटी से इजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है वो क्वेश्चन, क्योंकि स्टेबिलिटी से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की स्कोप होता है, अच्छा खासा स्कोप होता है। गेट के अंदर स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, जनरली अच्छा क्वेश्चन ही आता है। तो स्टेबिलिटी जो टॉपिक है, अगर आपको पहले से अच्छे से समझ में आया तो वेल एंड गुड, तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप जस्ट इस टॉपिक पे फोकस कर सकते हो फॉल्ट एनालिसिस में। फॉल्ट एनालिसिस जो टॉपिक है वो इटसेल्फ उतना टफ टॉपिक नहीं है, उसमें जस्ट आपको पर यूनिट एनालिसिस समझ में आना चाहिए और कितने तरीके के फॉल्ट होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट और या 3 फेज फॉल्ट। तो ये जो फॉल्ट है उसका हमारा सीक्वेंस सर्किट बनेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अलग होता है। ठीक है, तो जस्ट वो बेसिक बेसिक चीजें चाहिए और उसके बाद जस्ट वो नेटवर्क सॉल्व होगा, वो नेटवर्क के बाद उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। अगेन प्योर नेटवर्क एनालिसिस है, प्योर 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 नेटवर्क एनालिसिस है, फॉल्ट एनालिसिस के नाम पर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है। इन दी एंड हम जैसे ही फॉल्ट आएगा तो सिस्टम हमारा अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस सिस्टम को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं 3 फेज सिस्टम को, तो उसको हमें 3 बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस, जो कि बैलेंस होंगे। और जब वो बैलेंस होंगे तो वो एक उसको सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू उसको एक फेज की एनालिसिस करके हम 3 फेज का आंसर लिख सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ज्यादा चीजें फॉल्ट एनालिसिस में है नहीं। ठीक है, चीजें बिल्कुल आसान है और हमारा एक्सपेक्टेड चीज रहता है कि गेट के अंदर 4 मार्क्स का फॉल्ट एनालिसिस पूछते हैं वो, है ना। इजी स्कोर है, इजी स्कोर है, स्कोर में से एक क्वेश्चन तो सही होना ही होना है फॉल्ट एनालिसिस का, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछा जाता है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, फॉल्ट और स्टेबिलिटी मिलाकर 4 to 5 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन आप इजिली स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है तो। दैट्स इट, ये 2 टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। बाकी चीजें जो पूरी की पूरी पावर सिस्टम में पढ़ी है कि ट्रांसमिशन लाइन के जो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उसको कैसे, सब छोड़ा जा सकता है, सब छोड़ा जा सकता है, उससे कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, उसके लिए हम इंडक्टर कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, अगेन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पावर सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पावर सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम में एक और टॉपिक है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये टॉपिक को जरूर कर लेना है। ये टॉपिक हार्डली 2 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे का टॉपिक है, जस्ट एक फिक्स मेथड है और इससे क्वेश्चन अगर आएगा गेट में डायरेक्ट तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कर नहीं सकता, ज्यादा स्कोप नहीं है कॉम्प्लिकेशन करने का। तो चीजें क्या है, बिल्कुल अगर क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, तो ये टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन पावर सिस्टम के लिए जो 12 मार्क्स है उसमें इजिली 5 मार्क्स सॉल्व करे जा सकते हैं, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का जो पावर सिस्टम से पेपर आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि उसके लिए हमें पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें पावर सिस्टम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट्स जो हमने करे हैं उन्हीं से वो सॉल्व हो जाएंगे। और जस्ट हमें पावर सिस्टम में जो टॉपिक पे ध्यान देना है दैट इज फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लॉड डिस्पैच, दैट्स इट।
ठीक है, ये चीज हमें करनी है और उसके बाद हमारा इजीली स्कोर हो जाएगा। 5 मार्क्स आउट ऑफ 12 इजीली स्कोर आ सकते हैं। अब अगेन जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पावर सिस्टम में महीना भर या 1 महीना 10 दिन लगाया होगा, वो सोच रहे होंगे कि नहीं सर इतना कम टाइम नहीं दे सकते, ज्यादा टाइम देना है। नहीं, ज्यादा नहीं देना है। अगेन 2 दिन, 2 दिन, दैट्स इट, 2 डे, दैट्स इट। इससे ज्यादा पावर सिस्टम में नहीं देना है, स्पेसिफिक टॉपिक, दैट्स इट। तो अभी इन 2 सब्जेक्ट में कुल मिला के जो अराउंड 22 मार्क्स के अराउंड जो गेट में पेपर आएगा, आउट ऑफ 22 हम 7-8 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं। इजिली, इजिली जस्ट ये 3 दिन पढ़ाई करके, जस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़कर 7 to 8 मार्क्स हमारे इजिली आ सकते हैं। इजिली, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों आ सकते हैं। अगेन आपको चीजें किस पे ध्यान देनी है, अगेन गेट के सिर्फ 2021 to 2014 क्वेश्चंस को ध्यान देना है, उसमें भी आपको इजी क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है इन 2 सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। प्रीवियस जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बोले थे उसमें आपको लगभग सब क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में आपको बेसिकली बेसिक्स क्वेश्चन और जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो टॉपिक आपको करके जाना है, दैट्स इट, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को यूज करना है। मशीन के लिए ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, पावर सिस्टम के लिए फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, दैट्स इट। और बेसिक्स ऑफ द पावर सिस्टम, जिसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जिसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा बचता है दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बिग सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो डिवाइस वाला पहला टॉपिक होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस या पावर डिवाइसेस, उस पावर डिवाइसेस का हमारा को इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी, उसका सिर्फ हमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, पावर डिवाइसेस को समराइज करना है आपको, दैट्स इट। समराइज करते वक्त आपको क्या लिखना है कि कौन सी डिवाइस कितने क्वाड्रेंट में काम करेगी, ठीक है, किसमें वोल्टेज, बाइपोलर डिवाइस कौन सी होगी और कौन सी डिवाइस बाई डायरेक्शनल होगी, ठीक है, और उसमें एंटी पैरेलल डायोड किसके पास होता है किसके पास नहीं होता है और किसकी क्या रेटिंग होती है, दैट्स इट। सिर्फ आपको इतनी सी नॉलेज चाहिए, ठीक है, कि किस डिवाइस की कितनी रेटिंग है और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कितने क्वाड्रेंट में वो, उसका मतलब मेनली वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको समझ में आ जाएगा, आइडियली वो कैसे बिहेव करती है, दैट्स इट। पूरे के पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो डिवाइस को यूज करेंगे दैट इज ऑन एंड ऑफ स्विच, ऑन एंड ऑफ स्विच। तो पावर डिवाइसेस में जस्ट आपको हार्डली 30 से 40 मिनट स्पेंड करने हैं और जस्ट आपको उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए। जो पूरा का पूरा इंटरनल जो भी हमने पढ़ा है वो सब ऑलमोस्ट वेस्ट है, ठीक है, वो गेट के अंदर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पावर डिवाइसेस के लिए हमें जस्ट उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपको हार्डली 1 घंटा लगाना है, 1 आवर, दैट्स इट, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। जिसने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वो जस्ट पावर डिवाइसेस के लिए वो कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो टॉपिक है, अगेन आपको जस्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व नहीं करना है, हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव वन फेज फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट्स इट। सिर्फ ये 2 टॉपिक को आपको देखना है। हाईली इंडक्टिव लोड, एक तरीके से हाईली इंडक्टिव लोड रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, दैट्स इट। सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या आएगा नहीं करना है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट हो सकता है। पहले से अगर कर रखा है तो आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाईली इंडक्टिव और रेजिस्टिव, एंड रेजिस्टिव, एंड रेजिस्टिव और नहीं एंड रेजिस्टिव, एंड रेजिस्टिव लोड के लिए वन फेज फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट्स इट। अगेन हार्डली आपको इसके लिए 2 घंटे लगाने, 2 आवर। मेन जो टॉपिक आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहिए जिसमें आप टाइम लगा सकते हो दैट इज चॉपर। अब जो ये चॉपर सब्जेक्ट है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप चॉपर, इसमें फिक्स मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। क्या होता है? फिक्स मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। वो मेथड आपको सीखना है और चॉपर की आपको एनालिसिस सीखनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ चॉपर की एनालिसिस सीखनी है? क्योंकि चॉपर जो है वो आसान सर्किट होता है। आसान क्यों होता है?
उसमें भी आपको उसका इंटरनल पूरा वो सब इक्वेशन नहीं सीखनी है, स्टडी स्टेट एनालिसिस करनी है। स्टडी स्टेट में जस्ट आपको बहुत ही इजी स्टेप्स होती हैं उसकी, ठीक है, फिक्स मेथड होता है, उसके थ्रू आपका चॉपर सर्किट कोई भी एनालिसिस हो सकता है। तो चॉपर में आपको ध्यान देना है, क्योंकि चॉपर जो है वो हॉट टॉपिक है, आईआईटी में काफी रिसर्च चलती है चॉपर्स पे। तो चॉपर्स टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो चॉपर से रिलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर से हम 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट के अंदर, 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इजिली उस 4 मार्क्स में से वो जो 2 या 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे इजिली करेक्ट हो सकते हैं। तो चॉपर में हमें मेनली टाइम देना है, मेन जो टाइम देना है दैट इज फॉर चॉपर, दैट्स इट, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इन्वर्टर। अगेन छोड़ सकते हो, ठीक है, पहले से पढ़ रखा है तो चीजें कर सकते हो, ठीक है। मेन आपको जो ध्यान देना है दैट इज फॉर चॉपर। इन्वर्टर के लिए आप काफी चीजें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी टॉपिक तो है ही नहीं गेट के अंदर, ठीक है। एसी वोल्टेज रेगुलेटर या फिर वो सब चीजें, साइक्लो कन्वर्टर, वो सब चीजें, ड्राइव्स, वो सब चीजें नहीं है ना, वो सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। पावर डिवाइस में जस्ट आपको आइडियल बिहेवियर समझ में आना चाहिए। रेक्टिफायर में वन फेज, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाईली इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड के लिए, और चॉपर मेन आपको टाइम देना है। तो अगेन आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 डे 1.5 डे दे सकते हो, 1 डे 1.5 डे दे सकते हो। तो 3-4 दिन, दैट्स इट, 4 दिन आपको देने हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट आपको एंड में करने हैं। और ये सब्जेक्ट आपको एंड में करने हैं ताकि आपको जो भी चीज आपने पढ़ी वो गेट के एग्जाम से पहले जस्ट आपने पढ़ी हो, ताकि गेट के एग्जाम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको, मतलब एक तरीके से उसको वहां पे परफॉर्म कर सको। और कुल मिला के 30 में से आपके इजिली इजिली 10 नंबर आ जाएंगे, इजिली 10-10 मार्क्स आ जाएंगे आपके, वेरी इजी। ये 10 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 70 जो मैंने प्रीवियस इतने दिन दिए, 26 दिन, उसमें आप आराम से 50 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे, मिनिमम मिनिमम आपके 50 मार्क्स इजिली स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने प्रॉपर टाइम दिया है, हर सब्जेक्ट को आपने अच्छे से सॉल्व करा है, उसमें मैंने कोई टॉपिक छोड़ने के लिए नहीं बोला था। इन सब्जेक्ट्स में मैं टॉपिक छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ कि 10 मार्क्स आप इसमें टारगेट करो, 30 में से 10-12-15 मार्क्स टारगेट करो, दैट्स इट। इमोशनल नहीं होना है कि हमने इतना टाइम लगाया था मशीन के अंदर, मशीन सब्जेक्ट पढ़ने में हमने 3 महीने लगा दिए, 2 महीने लगा दिए, ठीक है, और हम अब एंड मोमेंट पे इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इतना टाइम लगाया। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना होता है गेट के एग्जाम के लिए। अगर आपकी सिचुएशन वैसी चल रही है कि आप अभी जो टेस्ट दे रहे हो फुल सिलेबस या जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके अराउंड नंबर आ रहे हैं 45% या 50% या 40% के आसपास, तो आपको उसको 60% प्लस करना है। तो 60% प्लस करना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल फोकस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इमोशनल डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते हो, गड़बड़ हो सकती है। तो फाइनली अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं तो मैंने क्या बोला है कि मेन आपको जो ध्यान देना है दैट इज मैथ्स, फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स करना है आपको, देन सिग्नल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, इसमें टाइम देना है, देन नेटवर्क, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू नेटवर्क करना है आपको, पीवाई क्यू के थ्रू, बाकी सब में भी पीवाई क्यू करने हैं, पीवाई क्यू में फोकस करना है आपको ओनली गेट पीवाई क्यू, गेट पीवाई क्यू में भी 2021 टू 2014 पीवाई क्यू, दैट्स इट। उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पीवाई क्यू, दैट्स इट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ईएमएफटी, कंट्रोल, मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल, फिर उसके बाद आपको मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 सब्जेक्ट सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक्स। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो, अगर कोई आदमी स्ट्रांग है, देखो इसमें बिल्कुल ऐसे लिटरली नहीं लेना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। अगर आपने अच्छा खासा स्पेंड करा है टाइम, आपको मशीन अच्छे से समझ में आया है तो उसको सॉल्व करना है फिर अच्छे से, ठीक है। फिर आपको इन सब सब्जेक्ट भी समझ में आए होंगे तो उसमें आप कम टाइम दे सकते हो, ठीक है। मैं ये वीडियो की जो मेन पर्पस है वो उन लोगों के लिए है जिनके 40-45 मार्क्स 50 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। उनको उस 50 टू 60 प्लस 65 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 60 प्लस मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने में आप क्या करना है, आपको जस्ट
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 2021 से लेकर 2014 तक। फोकस जो करना है, मैंने सब टॉपिक बता दिए हैं किन टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हो कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट आपको टारगेट ओरिएंटेड बढ़िया से करने हैं, वो ये वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। इनको आप अच्छे से करोगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, खासकर पावर सिस्टम से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन आया है ना, तो बेसिक्स से क्वेश्चन आता है, वो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। 12 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए पावर सिस्टम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बहुत ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की क्वेश्चन नहीं होती। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल मतलब फर्जी क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक तरीके से जस्ट आइडियल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन होते हैं। जस्ट हमें बेसिक्स ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रक्स ऑफ द मैटर अगर हमें समझ में आता है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगेन मशीन में हमें फोकस करना है, ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन इजी मशीन है। इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन को उतना ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमें उसको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना। अगर ये सब बातें कर रहा हूं मैं 40 से 50 मार्क्स वालों की, जिनके आ रहे हैं 60 मार्क्स और उनको इंप्रूव करके उसको करना है 70 प्लस मार्क्स, तो वो इन सब चीजों में जो मैंने करा है अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं, वो मशीन को और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और वो इन सब सब्जेक्ट में टाइम को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने मैथ्स में जो 10 दिन दिए हैं वो 10 दिन ना देकर उसको कम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको 3 से 4 दिन कर सकते हैं अगर मैथ्स और भी अच्छे से पढ़ाए। ये सब चीजें मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसने सब्जेक्ट तो सारे पढ़ लिए लेकिन समझ में नहीं आए, तो वो अगेन इस एक महीने में मैथ्स में अगेन टाइम दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नल सिस्टम में टाइम दे, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क में थोड़ा टाइम दे, ईएमएफटी में टाइम दे। इन सब कोर सब्जेक्ट के चक्कर में बिल्कुल फंस के ना रह जाए, ये मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये फंस के रह जाओगे तो वो आपके 40-45 नंबर ही रह जाएंगे, ठीक है। ये फैक्ट रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस 40-45 नंबर के फेरे में ही रहेंगे गेट के अंदर। तो ये चीज जिसको भी समझ में आएगी, आई होप उसको फायदा होगा, ठीक है। ये मेरी जो वीडियो है इससे आई होप कि सब काफी लोगों को फायदा होगा। और जो भी 40-45-50 मार्क्स की रेंज वाले लोग हैं, इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा और उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम हमारे मार्क्स को 10 से 12 मार्क्स 15 मार्क्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो 40-45 से हम 60 प्लस मार्क्स पे हम पहुंच सकते हैं इजिली। और जो हमारी रैंक आने वाली थी 4000 5000 रैंक, उसको हम इजिली एक्सटेंड कर कर विद इन अंडर 1000 अराउंड 500 रैंक तक हम उसमें अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अगर हम इमोशनल डिसीजन ना लें। अगर जो मैं चीज समझा रहा हूँ उस चीज के बारे में सोचें, उस चीज को बारे में करें और इस चीज को फोकस करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें कर सकते हैं, अपना इनोवेशन लगा सकते हैं जो भी उनकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली उनको अगर ये चीज करेंगे, जो चीज मैंने बोली है, प्राइमरी फोकस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और इस तरीके से करेंगे, इन दी एंड जब ये सब कर लेंगे तो ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो 40-45 मार्क्स पे अटके हुए हैं उनको ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो बाद में ये सब प्रोसेस कर कर फुल सिलेबस टेस्ट लिख सकते हैं, 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। बहुत ज्यादा टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है गेट के अंदर, ठीक है। वो सब लोग उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ज्यादा टेस्ट, जो एक एक मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो पहले से 65-70 मार्क्स में हैं और उनको 80 मार्क्स चाहिए, है ना। उन लोगों के लिए गेट की टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पहले से ही 40-45 मार्क्स पे अटके हुए हो, आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं और आपके 40-45 मार्क्स ही आते हैं, या फिर गेट के पहले आपने तैयारी करके गेट का पेपर लिखा था और उसमें आपके 40-45-50 मार्क्स आए हैं, तो आप उसके लिए अब वापस टेस्ट बहुत ज्यादा देकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। मेन फायदा जो होगा, आपको बिल्कुल क्रिटिकल तरीके से गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एनालिसिस जो है ये जस्ट मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बताई है। सेम चीज को रेप्लिकेट करा जा सकता है मैकेनिकल इंजीनियर के लोगों के लिए भी, सिविल इंजीनियर के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनके पास अपने सब्जेक्ट्स होंगे, उनको अपना पता होगा कि इस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट करना है। सिमिलर जो ये एनालिसिस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वैलिड है। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो मशीन है उसकी जगह कम्युनिकेशन हो जाएगा, पावर सिस्टम की जगह ईडीसी हो जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह एंटीना थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, तो वो एईसी वालों के लिए भी सेम रहेगा। और ईडीसी और कम्युनिकेशन और एंटीना थ्योरी में अगेन वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसमें अगेन वो सेलेक्टेड टॉपिक कर सकते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन गेट के अंदर आते हैं, करेक्ट। तो ये आज की वीडियो रहेगी हमारी। इस वीडियो में हमने काफी चीजें समझी हैं कि किस तरीके से हम गेट के अंदर 60 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं, सेलेक्टेड पढ़ाई कर कर, विद इन 1 मंथ पढ़ाई कर कर,
इन दी एंड जब आप ये प्रोसेस कर लो तो गेट से जस्ट हफ्ता भर पहले आपको 2 फुल सिलेबस या 3 फुल सिलेबस टेस्ट लिख देने हैं, 3 फुल सिलेबस टेस्ट। और फुल सिलेबस टेस्ट में भी आपको फोकस वही करना है कि आपके इन तरीके के ये क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, किस क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो। इस तरीके के प्रोसेस को करने से क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी ऑफ द माइंड रहेगा। क्लैरिटी ऑफ द माइंड से आपका गेट का पेपर में भी क्या होगा कि ज्यादा क्वेश्चंस आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपकी क्लैरिटी रहेगी कि यार ये क्वेश्चन अपन को छोड़ देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ देना है। टारगेट करना है हमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन को, और उस 80 मार्क्स के क्वेश्चन को जो मैं टारगेट करूंगा उसमें मेरे मार्क्स इजीली आने चाहिए 60 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो हमारे को टारगेट जो करना है गेट के पेपर को, दैट इज 80 to 85 मार्क्स का हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू 80 to 85 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए। 20 मार्क्स के अराउंड हम छोड़ सकते हैं, और उस आउट ऑफ 80-85 के अटेम्प्ट में हम 60 प्लस मार्क्स हमारे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हमने इस तरीके से तैयारी करी है तो, ठीक है। ये अगर सबको समझ में आई हो, थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग फॉर दिस वीडियो, है ना। और आप बेसिकली गेट के प्रीवियस क्वेश्चन में इनको फोकस करना है। और एक और जस्ट एक मैं अपना पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ कि आप बेसिकली एंड में जब गेट के प्रीवियस क्वेश्चन और इस तरीके से एनालिसिस कर लोगे, इस तरीके से पढ़ाई कर लोगे, तो आपको गेट के डायरेक्ट पेपर डाउनलोड कर लेने हैं जो गेट की वेबसाइट पर है अवेलेबल, और डायरेक्ट उस पेपर को आपको सॉल्व करना है, उससे भी थोड़ा आपको फायदा होगा। गेट के पेपर को सॉल्व करना है ना। तो फुल सिलेबस टेस्ट दो, 1 2 3, और गेट के पेपर सॉल्व कर लेना एंड में। जैसे 2014 का 3 सेट है तो सेकंड सेट सॉल्व कर लिया, ठीक है, थर्ड सेट सॉल्व कर लिया, 2015 का सेकंड सेट सॉल्व कर लिया, ये थोड़े टफ सेट थे। 2017 सॉल्व कर लिया, 18-19 छोड़ दिया, 20 का पेपर सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप 4-5 पेपर खुद से सॉल्व कर लेना गेट के, ठीक है। तो उससे भी फायदा होगा, आपको टफ पेपर की समझ में आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, है ना। इससे इजीली आपके 60 प्लस मार्क्स आए जा सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान देना है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, कोर सब्जेक्ट्स में आप सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। लास्ट थिंग जो रहेगी, माय स्पेशल क्लास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के थ्रू आप मेरा सर्च बार में नाम टाइप करेंगे, हेमंत जिंदल, हेमंत जिंदल, तो आपको मेरी प्रोफाइल सामने आएगी। मेरी प्रोफाइल पिक्चर ये रहेगी। तो उसमें मैंने कई स्पेशल क्लासेस ली हैं, है ना। मैंने अर्लियर जो स्पेशल क्लासेस ली थी दैट इज रिलेटेड टू ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ईएससी की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा था। बेसिकली मैंने 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम, मटीरियल एंड मेजरमेंट। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट सॉल्व करे थे ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के, ईएससी पीवाईक्यू 10 ईयर के। तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हो, इनको अगेन आप देख सकते हो। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने प्राइमरली फोकस जो करा था दैट इज विदाउट कैल्सी, हमें कैसे कैल्सी करनी चाहिए, कैसे हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, और कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जो चीज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी, ठीक है। ईएससी के लिए नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को दे कैसे रहे हो, और पेपर को देने का एक तरीका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर को देने का जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज होते हैं। तो पूरा प्राइमरली मेरे फोकस जो करा है कि हाउ टू सॉल्व ईएससी प्रीवियस क्वेश्चन इन एग्जाम, जैसे मैं सॉल्व करता था उसी तरीके से मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करा है लाइव, ठीक है। और फिर आप और भी मेरी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। फ्यूचर में भी मैं और भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो आएंगी, उसको आप मेरी इस प्रोफाइल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। उसके थ्रू आपको मेरी जो भी स्पेशल क्लासेस होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, और अगर आप लाइव क्लास लोगे तो आप उसमें मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे, और अगर आप लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे तो मैं आपकी और भी क्वेरी को वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा, और जो भी लोग 40 45 50 मार्क्स की रेंज में है वो उसको 60 प्लस मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, और
फोकस करेंगे। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत नहीं होगा, लेकिन हाँ मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप 8 से 9 घंटे एक महीना पढ़ाई करोगे और बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करोगे और जो मैंने स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ाई करोगे तो इजीली आपके 60 मार्क्स आए जा सकते हैं। कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि गेट में 60 मार्क्स लाना टफ काम है, इजी काम है, विद इन 1 मंथ कर सकते हैं। जस्ट हमें जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो, उसके बारे में खुद भी सोचो, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज अ लिबर्टी है आपके पास। लेकिन हाँ आपको इन दी एंड जो मैंने एनालिसिस बताई उसको समझना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट में भी आप पोस्ट कर सकते हो ताकि मैं वहां पे भी आपको आंसर कर सकूं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आपको ये जो भी नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक एंड शेयर का भी बटन दबाना है, लाइक का बटन दबाओगे तो उससे रीच बढ़ती है, शेयर करोगे अपने ग्रुप में तो भी बाकी सब लोगों को भी फायदा होगा, तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।